हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू ऑप्टिमिस्टिक जीत चैनल। तो हम लेकर आए हैं सितंबर का करंट अफेयर 2022 का पार्ट 3। और अभी तक हमने जो पढ़ा वो सितंबर के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर था। और इस स्लाइड में जहाँ तक आप देख रहे हैं वहाँ तक सितंबर का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। और एक वीक के करंट अफेयर में अप्रॉक्सीमेटली 60 पॉइंट्स निकल के आते हैं। देखा जाए तो पूरे महीने में अप्रॉक्सीमेटली 250 पॉइंट्स आएंगे ऐसे जो आपके करंट अफेयर की न्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नो डाउट आपको लगेगा कि थोड़ा सा ज़्यादा है कंटेंट, बट ये समझिए कि बहुत सारे जगह अवेलेबल है जहाँ पे 30 मिनट में, 25 मिनट में, 40 मिनट में या 50 मिनट्स में पूरे महीने का करंट अफेयर दे देते हैं। बट उसमें अगर हम वीडियो को छोटा करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है केवल वही करंट अफेयर हम ले आ पाएंगे, जो इम्पॉर्टेंट है वो छूट जाएंगे। वहाँ पे हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि करंट अफेयर के आने वाले क्वेश्चन उस पूरी वीडियो से आ ही जाएं। बट अगर आप थोड़ा सा टाइम देते हैं, अगर डेली आधे घंटे हमारी वीडियो देखते हैं, आप आधे घंटे से 40 मिनट से ऊपर से वीडियो मेरी नहीं होती करंट अफेयर की, और अगर आप डेली बेसिस पे देख रहे हैं तो कंटेंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर आप ईमानदारी से सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इम्पॉर्टेंट नहीं देखना चाहिए, आपको कम कंटेंट नहीं देखना चाहिए, आपको क्वालिटी कंटेंट देखना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कंटिन्यू सीरीज़ को देखते रहें। नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो बनाएं, अदरवाइज़ सितंबर का जैसे ही करंट अफेयर मेरा कंप्लीट होता है, जो कि मेरे ख्याल से 6 लेक्चर में और अभी कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद, तो टोटल मेरे पास 8 से 9 लेक्चर्स में सितंबर का पूरा करंट अफेयर आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। जैसे ही हमारा सितंबर का करंट अफेयर कंप्लीट होता है हम आपको उसका पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप संयम बनाए रखें, जुड़े रहें और थोड़ा सा विश्वास रखें। कंटेंट आपको देख के लग रहा होगा कि ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। कोई भी स्टेट पीसीएस का अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो यही सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इस पर नहीं खर्च करते, नहीं तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेंटूराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज। एक वेंटूराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज जो है इस समय 2022 में शुरू किया गया। इसको शुरू किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। वेंटूराइज कर्नाटक गवर्नमेंट, याद रखिएगा। इसमें स्टार्टअप्स को जो है मोटिवेट किया जा रहा है और जो स्टार्टअप जीतेगा उसको $1 लाख इनाम दिया जाएगा। $1 लाख, यहाँ पे 1 लाख रुपए नहीं है, $1 लाख है। इसके बाद अगली न्यूज़ है अपेक्षा फर्नांडिस के बारे में। तो अपेक्षा फर्नांडिस पहली इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने फीना वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू मेक टू द वर्ल्ड फाइनल्स इन द फीना वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2022। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे कि ये चैंपियनशिप जो है ये किस चीज़ की है, फीना क्या है और ये चैंपियनशिप कहाँ हुई है। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जूनियर जो चैंपियनशिप ये हुई है, फीना वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, ये हुई है लीमा, पेरू में। पेरू में एक लीमा शहर है, वहाँ पे हुई है। और फीना क्या है, तो फीना है इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन है फीना, ठीक है। तो फीना आपका स्विमिंग से रिलेटेड हो गया। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। इस न्यूज़ से आपको इतना ही फैक्ट याद रखना है। इसके बाद है एक बुक है जो लिखी है मतलब जो लॉन्च की गई है किसके द्वारा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार, ये बुक लॉन्च की है आपके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी हेड हैं तनुजा मैडम। तनुजा मैम जो हैं इनको आयुर्वेदा रत्न अवार्ड मिला है बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनको आयुर्वेदा रत्न का अवार्ड दिया है तनुजा जी को, जो कि हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की हेड है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। फिर टाटा नरसिम्हा राव कमेटी, 2-3 कमेटी आपके सितंबर में इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रही हैं, उनमें से एक ये है
टाटा नरसिम्हा राव कमेटी, ये बनाई गई फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी स्टैंडर्ड्स। जो ये बैटरी वाली टू व्हीलर्स होती हैं, इनमें अक्सर देखा गया है कि आग लग जाती है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सब में लग जाती है, बट चांसेस होते हैं। तो इसके नॉर्म्स को ध्यान में रखने के लिए इसमें क्या नॉर्म्स हमें यूज़ करनी चाहिए, क्या प्रोटोकॉल्स इसमें होनी चाहिए, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, टाटा नरसिम्हा राव कमेटी। ये किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो उसकी बैटरी यूज़ हो रही है उसके स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। फिर इंडियाज़ फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक। तो मतलब ये पहली ऐसी ट्रक हैं इंडिया की जो कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस के थ्रू चलाई जा रही है। उनमें डीजल पेट्रोल वगैरह का यूज़ नहीं किया जा रहा है, उसमें लिक्विफाइड नेचुरल गैस का यूज़ हो रहा है, ठीक है, तरल प्राकृतिक गैस का यूज़ उसमें हो रहा है। और ये कहाँ लॉन्च की गई है? ये पुणे में लॉन्च की गई। कहाँ लॉन्च की गई है? पुणे में लॉन्च की गई है। और किसने ये बनाया है? तो ब्लू एनर्जी मोटर्स है, उसने ये बनाया। तो जैसे ये ट्रक की हम बात कर रहे हैं कि जो LNG पे वर्क कर रही है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस पे, तरल प्राकृतिक गैस पे ये काम कर रही है ये ट्रक, इसी प्रकार की डबल डेकर बस भी एक चलाई गई है। कहाँ चलाई गई है? आप याद करिए, पिछले महीने के करंट अफेयर्स को सोचने की कोशिश करिए। चलिए हम बता देते हैं, ये चलाई गई है आपके मुंबई में, ठीक है। मुंबई में डबल डेकर बस चली, वो भी लिक्विफाइड नेचुरल गैस पे चलाई गई। उसमें फ्यूल के रूप में लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूज़ की गई, ना कि डीजल या पेट्रोल, ठीक है। तो पेट्रोल तो वैसे भी ट्रक और उन सब में यूज़ नहीं होता, डीजल यूज़ होता है, बट मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो मुंबई में डबल डेकर बस चलाई गई जिसको बनाया था अशोक लेलैंड ने। तो डबल डेकर बस बनाई अशोक लेलैंड ने, और जो ग्रीन ट्रक है, फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक, LNG फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक, वो बनाई ब्लू एनर्जी मोटर्स ने। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी छत्तीसगढ़ में 3 नए डिस्ट्रिक्ट बने। छत्तीसगढ़ में 3 नए डिस्ट्रिक्ट बने। एक आपका है मोहला मनपुर अंबागढ़ डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मोहला मानपुर अंबागढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये 29th डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का। इसके अलावा 30th नंबर पे है सारनगढ़ बिलाईगढ़। सारनगढ़ बिलाईगढ़ ये आपका 30th है। 31st है खैरागढ़ चुलीकदन गंदई। खैरागढ़ चुलीकदन गंडई। ये आपके 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, नोट कर लीजिएगा। नाम थोड़े टिपिकल हैं, लेकिन आप जब 1-2 बार इसको देखेंगे, नोट्स में इसको लिखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद भरतुल विलेज की बात करते हैं। तो ये पहला विलेज है जिसमें हर घर तक RO वाटर की सप्लाई की गई, ठीक है, RO वाटर टू ऑल द हाउस होल्ड्स इन द विलेज। कौन सा गांव है? भरतुल गांव है, भरतुल विलेज। कहाँ पे है? ये बरेली में है, यूपी के, ठीक है। कहाँ पे है? यूपी के बरेली में है। और ये एक आपने सुना होगा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर PM मोदी साहब बने थे, तो उस समय उन्होंने एक स्कीम लाई थी जिसका नाम था सांसद गोद ले योजना, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट हर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो MP होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में से कहीं से कोई एक गांव गोद लेगा और उसका विकास करेगा, ठीक है। तो ये उसी के तहत इसमें ये काम किया गया। और बरेली का ये गांव है भरतुल गांव, जहाँ पे हाउस होल्ड्स को RO वाटर की सप्लाई दी गई। इंडिया का पहला अमृत सरोवर बना है रामपुर में। इंडिया का पहला अमृत सरोवर बना है रामपुर में। रामपुर कहाँ है? यूपी में। इंडिया का पहला अमृत सरोवर रामपुर, यूपी। अच्छा, अमृत सरोवर पहले की बात हो रही तो ये भी जान लीजिए कि यूपी का टारगेट है कि हर डिस्ट्रिक्ट में 75 जो हैं वो अमृत सरोवर हों। 75 ही क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस साल हम लोग 75th जो है वो एनिवर्सरी मना रहे हैं अपने इंडिपेंडेंस की। उसी की याद में ये रखा गया है 75 अमृत सरोवर इन ईच डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद आता है कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी। तो कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी का नाम न्यूज़ में रहा क्योंकि ये हाल ही में बने हैं CMD ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या बने हैं? CMD ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SCI के CMD बने हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया। राजपथ का नाम क्या हो गया? अब कर्तव्य पथ हो गया। फिर उत्पल सिंह न्यूज़ में है। उत्पल सिंह इसलिए है क्योंकि वो संसद टीवी के CEO बने। संसद टीवी क्या है? आपने देखा होगा लोकसभा और राज्यसभा टीवी होती थी अलग अलग, तो उसी को मर्ज करके अब बना दिया गया संसद टीवी। और संसद टीवी के CEO कौन है? उत्पल कुमार सिंह।
फिर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जोन काउंसिल मीटिंग की। किसकी बात कर रहे हैं? जोनल काउंसिल मीटिंग। ये आपका काम रहेगा। आप अगर आप पहले से जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो इसको सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए टोटल कितनी काउंसिल हमारे इंडिया में हैं, ठीक है, कितनी जोनल काउंसिल हैं। फिलहाल यहाँ पे हम 4 का नाम बता रहे हैं। तो जो सदर्न जोनल काउंसिल है, ठीक है, इसका अभी मीटिंग हुआ था, 30वीं मीटिंग, 30th मीटिंग अभी हुई थी। कहाँ पे हुई है? तिरुवनंतपुरम, केरला में। इसके चेयरमैन थे अमित शाह। जितनी भी आपकी जोनल काउंसिल की मीटिंग होगी वो चेयर करेंगे हमारे होम मिनिस्टर ही, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, नहीं तो पॉलिटी में हम जब यहाँ पहुँचेंगे तो आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। तो सदर्न का कहाँ हुआ? सदर्न जोन काउंसिल मीटिंग कहाँ हुई है? ये हुई है तिरुवनंतपुरम, केरला में, दक्षिणी जो थी। वेस्टर्न की अगर हम बात करें, पश्चिमी की, तो पश्चिमी जोनल काउंसिल की मीटिंग कहाँ हुई? दीव में। नॉर्दर्न अगर हम बात करें यानी कि उत्तरी, तो उसकी हुई जयपुर में। और अगर हम सेंट्रल यानी कि मध्य भारत की बात करें, जो मध्य जोन है उसकी बात करें, तो वो हुई भोपाल में। याद रखिएगा कौन से जोन की मीटिंग कहाँ हुई है 2022 में। फिर गैस्टेक 2022 की बात करते हैं, गैस्टेक 2022। तो ये हो रहा है मिलान, इटली में। कहाँ हो रहा है? मिलान, इटली में। मिलान सिटी का नाम है, इटली देश का नाम है, आपको पता ही होगा। और यहाँ पे इंडिया की तरफ से जा रहे हैं, रिप्रेजेंट करेंगे हरदीप सिंह पुरी, जो कि आपके उड्डयन मंत्री हैं, एविएशन मिनिस्टर है। और चूंकि यहाँ पे मिलान की बात हो रही, तो आप ये जान लीजिए कि मिलान और कार्टिलिना ये 2 सिटीज़ है इटली की, जहाँ पे विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं, ठीक है। मिलान और कार्टिलिना में विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं। कहाँ पे? इटली में। फिर DY चंद्रचूड़ न्यूज़ में रहे, क्यों? क्योंकि ये बने हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा, कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नालसा के। DY चंद्रचूड़ बने हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा। नालसा क्या है? नालसा है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नालसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। अच्छा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का काम क्या होता है? जो गरीब तबके, कम आय वाले लोग हैं, उनको न्याय जो है वो कम पैसों में उनको उचित न्याय मिल सके, उनको जस्टिस मिल सके, ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन पे ना पड़े, तो इनके लिए ये बनाया गया है नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इसके बाद 36 नेशनल गेम्स की बात करते हैं, 36वां जो राष्ट्रीय खेल हुए, तो वो कहाँ हो रहे हैं एक्चुअली? तो वो हो रहे हैं 6 सिटीज़ ऑफ गुजरात, गुजरात के 6 शहरों में हो रहे हैं। तो 36वें नेशनल गेम्स कहाँ हो रहे हैं? आप ऐसे याद रखिए, गुजरात के 6 शहरों में हो रहे हैं। इसका मस्कट यानी कि शुभंकर क्या है? सवज। सवज क्या होता है? सवज का मतलब होता है शेर का बच्चा, जो कब होता है। कब यानी जो शेर का बच्चा होता है, उसको गुजराती में सवज बोलते हैं। वही है आपका शुभंकर 36वें राष्ट्रीय खेलों का। फिर आता है इन्फ्लेटेबल एयरोडायनेमिक डिक्लेरेटर। ये क्या है? ये एक IAD जो इसकी हम बात कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी है इसरो की। क्या नाम है? इन्फ्लेटेबल डायनेमिक डेसिलरेटर। इसका काम क्या होता है? ये क्या टेक्नोलॉजी है इसरो की? आपको पता है जब भी कोई सैटेलाइट भेजा जाता है अंतरिक्ष में, तो क्या होता है? रॉकेट जाता है, रॉकेट के आगे अगर इतना बड़ा रॉकेट है तो उसमें इतना सा ही आगे की तरफ सैटेलाइट होता है, और वो एकदम जब उसको इसके वेलोसिटी मिल जाती है, उसके बाद वो स्पेस में चला जाता है और रॉकेट कूड़े कचरे की तरह वहीं स्पेस में रह जाता है, ठीक, या फिर उसको नीचे गिरा दिया जाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है IAD, इसको यूज़ करके रॉकेट को जब वहाँ पे सैटेलाइट को छोड़ेगा, उसकी एस्केप वेलोसिटी जब उसको मिल जाएगी, जब उसको वो छोड़ेगा, उसके बाद रॉकेट वापस आएगा और उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं दोबारा, और सैटेलाइट भेजने के लिए हम उसी रॉकेट को यूज़ कर सकते हैं। इससे रॉकेट वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, और जो गार्बेज आपके स्पेस में ज़्यादा हो रहा है वो भी कम होगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अरविंद चिदम्बरम की। अरविंद चिदम्बरम ये न्यूज़ में क्यों रहे? क्योंकि इन्होंने 22nd दुबई ओपन चेस चैंपियनशिप 2022 की जीती है। तो 2022 की दुबई ओपन चेस चैंपियनशिप कौन जीते हैं? अरविंद चिदम्बरम। अच्छा, जब दुबई ओपन चेस चैंपियनशिप की हम बात कर रहे हैं, तो हम इसके साथ ही साथ आबू धाबी ओपन चेस चैंपियनशिप की भी बात करेंगे। तो आबू धाबी ओपन चेस चैंपियनशिप जीती अर्जुन एरिगेसी ने। किसने जीती? अर्जुन एरिगेसी ने, जो आबू धाबी ओपन चेस चैंपियनशिप थी उसको जीता। फिर हम बात करते हैं IPEF मिनिस्ट्रियल मीट 2022। IPEF मिनिस्ट्रियल मीट 2022, तो ये पहली मीटिंग थी। ये इसमें ये कहाँ हुई है? तो लॉस एंजलिस में हुई है, ठीक है, लॉस एंजलिस में IPEF मिनिस्ट्रियल मीट 2022 हुई है। ये पहली बार हुई है मीटिंग।
और इसमें इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीयूष गोयल। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया की तरफ से? पीयूष गोयल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और IPEF क्या है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। क्या है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। और इसके मेंबर बहुत सारे हैं, इसमें जितने भी आसियान कंट्रीज़ हैं, जितनी भी क्वाड कंट्रीज़ हैं, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड एटसेट्रा, कई सारे इसके IPEF जो है, IPEF इसके पार्ट हैं, ठीक है, इसके मेंबर हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक काम करना है, आसियान में कितने देश हैं और क्वाड में कौन कौन से 4 देश हैं, वो आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सार्क प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो सार्क प्रोग्राम रिलेटेड है आयुर्वेदा से। सार्क प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? आयुर्वेदा से रिलेटेड है। क्या है ये प्रोग्राम? इसमें गवर्नमेंट जो है आयुर्वेदा साइंस की जो रिसर्च करेंगे लोग, ठीक है, उनको 50,000 रुपये पर स्टूडेंट देगी। जो भी रिसर्च कर रहे हैं पर रिसर्चर 50,000 रुपये देगी। कितने लोगों को? तो ये देगी 100 स्टूडेंट को। 100 स्टूडेंट को चूज़ किया जाएगा जो आयुर्वेदा साइंस के लिए रिसर्च करेंगे, और जब वो रिसर्च कर रहे होंगे तो उनको 50,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से फेलोशिप दी जाएगी, या जिसको हम कहते हैं स्कॉलरशिप, या रिसर्च करने के लिए उनको पैसे दिए जाएंगे। ये शुरू किसने किया है सार्क प्रोग्राम? तो सार्क प्रोग्राम शुरू किया है CCRAS ने। किसने शुरू किया है? CCRAS। CCRAS क्या है? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेज। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेज। और जो CCRAS है ये काम करता है आयुष मिनिस्ट्री के अंदर, जो आयुष मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये CCRAS काम करता है। इसके बाद ड्रोन बेस्ड टीयर स्मोक लॉन्चर अभी बनाया गया। ड्रोन बेस्ड टीयर स्मोक लॉन्चर बनाया गया। तो जैसे हम लोग देखते हैं कभी कभी क्या होता है, आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं ना, तो स्मोक जो होगा वो टीयर स्मोक जो होगा उसको उसका लॉन्चर के रूप में अब ड्रोन का यूज़ किया जाएगा। वो ड्रोन बनाया किसने है? वो ड्रोन बनाया BSF ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। जब हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात कर रहे हैं तो हम ये भी जान लें कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF है, उसके डायरेक्टर जनरल यानी कि DG, BSF के DG यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं पंकज कुमार सिंह। कौन है? पंकज कुमार सिंह। इसके बाद अभी नेपाल ने इंडिया के एक मिलिट्री ऑफिसर को एक टाइटल दिया, ऑनरेरी जनरल ऑफ द आर्मी। ऑनरेरी जनरल ऑफ द आर्मी ये टाइटल दिया है नेपाल ने। किसको दिया है? इंडियन आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, उनको ये दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका, इसके साथ ही आपका सितंबर का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। पिछले 2 वीडियो प्लस ये मिला के आपका सितंबर का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर हो गया। इसके बाद हम सितंबर सेकंड वीक का शुरुआत करते हैं। हम पीछे हट रहे हैं, आप फटाफट से इसको पॉज करके और इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम जल्दी से फिर इसके आगे का करंट अफेयर हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो उसको नोट कर लिया। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं सितंबर का सेकंड वीक, ठीक है। सितंबर के सेकंड वीक यानी कि जो अगला सप्ताह है दूसरा, उसके करंट अफेयर हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ अपॉइंटमेंट देख लेते हैं कि सितंबर के दूसरे हफ्ते के आसपास कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स हुई थी, नियुक्तियाँ हुई थी। तो यह है अपॉइंटमेंट्स ऑफ एम्बेसडर और हाई कमिश्नर। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एम्बेसडर और हाई कमिश्नर क्या होते हैं। जैसे एक देश से दूसरे देश में ना कुछ अधिकारी भेजे जाते हैं जो राजदूत होते हैं, वहाँ के जो एम्बेसी होती है वहाँ वो बैठते हैं। तो ये जो राजदूत होते हैं या उच्चायुक्त होते हैं, तो क्यों हम कहीं इनको एम्बेसडर और कहीं इनको हाई कमिश्नर बोलते हैं? हिंदी में राजदूत और उच्चायुक्त। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति जो है वो अधिकारी बना के किसी ऐसे देश में भेजा जाए जहाँ पे वो देश कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल देशों का हिस्सा हो, तो वहाँ पे हम बोलते हैं उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर। और जो देश राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का हिस्सा नहीं है, वहाँ होते हैं एम्बेसडर। अब बहुत से लोगों को ये भी नहीं शायद पता होगा, अभी शायद आप नए नए तैयारी शुरू किए हों, आपको ये ना पता हो कि राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कौन होती हैं। तो वो कंट्रीज़ जो कभी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रही हैं, वो कंट्रीज़ जो कभी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रही हैं, और जब वो आज़ाद हुए उसके बाद उन्होंने उनके कॉमनवेल्थ, मतलब जो कॉमनवेल्थ का मतलब ये है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की, वो कंट्रीज़ जो एक समय पे ब्रिटेन की कॉलोनी रही हैं यानी ब्रिटेन का गुलाम रही हैं, ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें ये भी था कि अगर आप आज़ाद होते हैं तो आप चाहें तो कॉमनवेल्थ की, मतलब जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उनका पार्ट बने चाहे ना बने,
तो बहुत सी कुछ मतलब बहुत सी नहीं, कुछ ऐसी कंट्री भी हैं जो ब्रिटेन की गुलाम रही हैं, कॉलोनी रही हैं, बट वो कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की थी। बट ऐसा इक्का दुक्का केस ही हैं। जनरली जो कंट्रीज़ कभी ब्रिटेन की कॉलोनी रही हैं, ब्रिटेन का गुलाम रही हैं, वो होती हैं राष्ट्रमंडल देश, यानी कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। और अगर किसी कॉमनवेल्थ कंट्री में, अगर किसी राष्ट्रमंडल देश में हम राजदूत को भेजते हैं, हम IFS ऑफिसर को भेजते हैं, ठीक है, जो फॉरेन सर्विसेज के होते हैं, तो फॉरेन सर्विस के अधिकारी को अगर हम भेजते हैं तो उसे हम हाई कमिश्नर बोलेंगे अगर हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में भेज रहे हैं, और अगर हम उसको कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में नहीं भेज रहे, किसी और में भेज रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे राजदूत या एम्बेसडर। तो देखिए, प्रणय वर्मा ये हाई कमिश्नर बने हैं बांग्लादेश के, फटाफट से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सीधे सीधे फैक्ट है, कुछ समझाना नहीं है। प्रणय वर्मा हाई कमिश्नर बांग्लादेश, CB जॉर्ज एम्बेसडर जापान। यहाँ पे देखिए एम्बेसडर है जापान में, यानी जापान जो है वो कॉलोनी नहीं रहा है ब्रिटेन की, बांग्लादेश कॉलोनी रहा है ब्रिटेन की, इसलिए यहाँ पे हाई कमिश्नर, ठीक है। तो संजय वर्मा हाई कमिश्नर कनाडा, नीता भूषण हाई कमिश्नर न्यूजीलैंड, अमित कुमार हाई कमिश्नर साउथ कोरिया, और नामाग्या खाम्पा ये हाई कमिश्नर केन्या, और संदीप आर्या एम्बेसडर टू सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, और थाईलैंड के हाई कमिश्नर नागेश सिंह। ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट एज एम्बेसडर और हाई कमिश्नर हो गई। फिर हम देखते हैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के बारे में। तो अभी हाल ही में इंडिया बांग्लादेश ने 7 MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग समझौता ज्ञापन उस पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने? 7। तो वो सातों हम फटाफट से देख लेते हैं, केवल नाम की वो किससे रिलेटेड हैं, क्योंकि अक्सर जैसे पहला जो MOU साइन हुआ वो कुसियारा नदी को लेके है। अब उसके अंदर क्या है उस नदी को लेके हमें उससे मतलब नहीं है, कुसियारा नदी से रिलेटेड है। मतलब ये कि ज्योग्राफिकल अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो हमें ये पता होना चाहिए कुसियारा नदी कहाँ है। तो कुसियारा नदी आपकी बांग्लादेश में एग्जाम में पूछ सकता है कुसियारा नदी के बारे में, ठीक है। तो ये पहला MOU हो गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, ठीक है। दूसरा जो MOU है उसमें रेलवे से रिलेटेड 2 हैं, ठीक है। तो दूसरा रेलवे हो गया, दूसरा और तीसरा। फिर इसके बाद जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश विल ट्रेन इन इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट है बांग्लादेश का, वहाँ के जज जो है जो इलेक्ट होंगे वो इंडिया में ट्रेनिंग लेंगे। ये MOU साइन हुआ है। इसके बाद साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन की बात हुई है, यानी कि वैज्ञानिक और जो तकनीकी सहकारिता है उस पर ध्यान दिया जाएगा, उस सहयोग किया जाएगा। फिर स्पेस टेक्नोलॉजी की बात की गई है, और एक MOU में कोऑपरेशन इन ब्रॉडकास्टिंग, सूचना प्रसारण उसमें जो है कोऑपरेशन किया जाएगा, सहयोग किया जाएगा। फिर कुछ प्रोजेक्ट्स इंडिया जो है वो बना रहा है बांग्लादेश में, जैसे एक आपका है मैत्री पावर प्लांट जो कि 1320 मेगावाट का है। मैत्री पावर प्लांट इंडिया बना रहा है 1320 मेगावाट का। खुलना सिटी है बांग्लादेश में, वहाँ बन रहा है। इसमें मैक्सिमम जो पैसा खर्च कर रहा है वो इंडिया ही खर्च कर रहा है। फिर इसके बाद रूपसा ब्रिज, तो रूपसा ब्रिज जो बनाया रहा है इंडिया, वो मोंगला पोर्ट है उसको जोड़ेगा खुलना से बाई रेल, ठीक है, याद रखिएगा। रूपसा ब्रिज क्या कर रहा है? बाई रेल कनेक्ट कर रहा है मोंगला पोर्ट और खुलना को, ठीक है। फिर इसके बाद खुलना दर्शन रेलवे लिंक प्रोजेक्ट एक बन रहा है, वो भी इंडिया बना रहा है, खुलना दर्शन रेलवे लिंक प्रोजेक्ट। फिर इसके बाद एक और रेलवे लाइन है प्रवतीपुर कौनिया रेलवे लाइन, प्रवतीपुर कौनिया रेलवे लाइन, ये हो गई। तो ये आपका बांग्लादेश से जुड़ा हुआ न्यूज़ हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया के 3 सिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, एक है वारंगल, एक है नीलाम्बुर और एक है थ्रिसुर, ठीक है। तो वारंगल आपका तेलंगाना में है, नीलाम्बुर आपका केरला में है, थ्रिसुर आपका वो भी केरला में है। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। तो ये 3 सिटीज़ को अभी हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क टू लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क टू लर्निंग सिटीज़, देखिए ये वो सिटीज़ हैं जहाँ पे पढ़ाई का अच्छा माहौल है और पढ़ाई को लेके मतलब इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, टेक्नोलॉजी है, मतलब कुल मिला के पढ़ाई से रिलेटेड ये सिटीज़ अच्छे माने गए हैं। तो कितने सिटीज़ इंडिया के चूज़ किए गए? 3। ओवरऑल वर्ल्ड में कितने चूज़ किए गए? 77 सिटीज़ जो हैं यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क टू लर्निंग सिटीज़ में शामिल किए गए हैं,
ठीक है। उन 77 में से 3 भारत के हैं, वारंगल, नीलाम्बुर और थ्रिसुर। वारंगल है आपका तेलंगाना में, नीलाम्बुर आपका केरला में, थ्रिसुर आपका केरला में। अब देखिए इससे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट भी बन सकता है और इससे क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं। अगर आपने नोटिस किया, और देखिए थोड़ा सा करंट अफेयर आपको नोटिस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हमको लगता है कि ये ज्योग्राफी से आया है या ये पॉलिटी से आया है, बट होता वो करंट अफेयर का है। जैसे अब अगर आपको 4 सिटीज़ का नाम दे दे, जैसे एक आपका दे दिया वारंगल, एक नीलाम्बुर, एक थ्रिसुर और एक किसी और सिटी का नाम दे दिया। मान लिया आपको एक सिटी का नाम खुलना दे दिया। अब उसमें 4 स्टेट के नाम लिख दिया, पूछ लिया कि इनको मैच करिए या इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है, कौन सा गलत मैच है। तो क्वेश्चन कहाँ से आया? एक्चुअल में वो आया करंट अफेयर से, वो करंट अफेयर की न्यूज़ में था इसलिए वो सिटी पूछी गई, बट हम उसको जनरल नॉलेज और ज्योग्राफी इन सब से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करंट अफेयर पढ़ते समय ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है मैक्सिमम। तो ये हो गया। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे? संघ बोलेंगे। ठीक है, और ये बना था 16 नवंबर 1945 को, 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर, पेरिस, फ्रांस। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर, पेरिस, फ्रांस। फिर इसके बाद मास्टर कार्ड से जुड़ी हुई एक न्यूज़ है। तो मास्टर कार्ड जो है वो बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर बना है। मास्टर कार्ड बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर बना है, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल नेटवर्क में नहीं। अगर कोई इंडियन टीम का मैच, इंडियन क्रिकेट, बीसीसीआई आपका क्या है कि इंडियन क्रिकेट टीम का बोर्ड है ना, तो अगर कोई इंडियन क्रिकेट टीम का मैच हो रहा है इंडिया के अंदर, और इंडिया में अगर डोमेस्टिक में जैसे दिलीप ट्रॉफी है आपका, और आपकी रणजी ट्रॉफी है, ये सब जो होती हैं बीच बीच में, शकलन मुश्ताक ट्रॉफी है, तो ये सब ट्रॉफी जो डोमेस्टिक लेवल पे होती हैं उनमें, और अगर इंडिया का कोई इंटरनेशनल मैच हो रहा है इंडिया के अंदर, तो उसमें टाइटल स्पॉन्सर आपका है अब मास्टर कार्ड। क्या है? मास्टर कार्ड। अच्छा, मास्टर कार्ड के जो चेयरमैन है कौन है? तो वो है अजय बांगा। कौन है चेयरमैन? अजय बांगा। और मास्टर कार्ड के अगर हम बात करें एम्बेसडर की, तो इन्होंने बैडमिंटन के कुछ खिलाड़ियों को बनाया है, जिनमें से एक दो नाम इंपॉर्टेंट हैं। तो बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, ये सब एम्बेसडर हैं मास्टर कार्ड के, और MS धोनी भी एक समय मास्टर कार्ड के एम्बेसडर रह चुके हैं। फिर नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी आई है, राष्ट्रीय सहकारिता पॉलिसी। तो ये पॉलिसी का आई है, मतलब इसका ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। तो इस पॉलिसी के लिए जो ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, तो उस ड्राफ्ट को बनाने के लिए कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी का नाम है नेशनल लेवल कमेटी टू ड्राफ्ट पॉलिसी। एक नेशनल लेवल कमेटी बनी है, किसके लिए? इस पॉलिसी को ड्राफ्ट करने के लिए, इस पॉलिसी का प्रारूप बनाने के लिए। इसमें 47 मेंबर्स हैं, 47 इसमें सदस्य हैं, और इसके चेयरमैन है सुरेश प्रभु। कौन है इसके चेयरमैन? सुरेश प्रभु। ये आपको याद रखना है। इसके बाद इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक है। कौन सी है? इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। जैसे आपकी मनरेगा चलती है ना गांव में, वो रोजगार गारंटी योजना, रोजगार गारंटी स्कीम, वैसे ही ये शहरों में है इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब देखिए आपको नाम से ही पता है, इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस की, कोई कांग्रेस शासित राज्य में ही हुआ होगा। तो ये है राजस्थान। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की, इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। मनरेगा की तरह, मनरेगा गांव के लिए होती है और ये शहरों के लिए होगी। इसके बाद है प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया, पोषण अभियान इन पैंडेमिक टाइम। तो ये है भारत में पोषण पर प्रगति का संरक्षण, भारत में पोषण पर प्रगति का संरक्षण। तो ओवरऑल देखिए एक रिपोर्ट आई है जो नीति आयोग ने दी है, ये नीति आयोग की ये 4th रिपोर्ट है। ठीक है, इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो वो न्यूट्रिशन है, मतलब उस न्यूट्रिशन का जो प्रोग्रेस है उसको लेके रैंकिंग दी गई, कौन सा स्टेट ने कितना अच्छा न्यूट्रिशन पे वर्क किया है। ठीक है, तो हम जब इसको देखते हैं, प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया, पोषण अभियान इन पेंडेमिक टाइम, जो ये रिपोर्ट है, उसमें जब हम देखेंगे तो जो सबसे बड़े स्टेट होते हैं, लार्ज स्टेट, उनमें फर्स्ट रैंक मिली है महाराष्ट्र को। इसने पोषण पे अच्छा काम किया है। ठीक है, न्यूट्रिशन पे महाराष्ट्र ने सबसे अच्छा काम किया है। सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है, थर्ड पे गुजरात है। और लोएस्ट की अगर हम बात करें सबसे बड़े स्टेट में, सबसे ज़्यादा काम मतलब सबसे कम पोषण पे यानी न्यूट्रिशन पे काम किसने किया है?
तो वो है पंजाब, और उससे थोड़ा सा ऊपर है बिहार। सबसे नीची रैंक है बड़े राज्यों में पंजाब की, और नीचे से दूसरा है बिहार। इसके बाद स्मॉल स्टेट की बात करें तो स्मॉल स्टेट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा सिक्किम का, सेकंड पे रहा मेघालय का, थर्ड पे रहा त्रिपुरा का, और लास्ट रहा है मणिपुर का। ठीक है। यूटीज़ की अगर बात करें तो दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव जो है ये फर्स्ट पे रहा। यूटीज़ में सबसे अच्छा न्यूट्रिशन जो संचालित किया वो सबसे अच्छा दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव ने किया। सेकंड नंबर पे चंडीगढ़ रहा, और अगर लास्ट की बात करें सबसे लास्ट में लद्दाख है, उससे ऊपर पुदुचेरी है। अब दादरा नगर हवेली का नाम आया है तो ये जान लीजिए दादरा नगर हवेली जो है वो अभी न्यूज़ में रहा, क्योंकि वो इंडिया का पहला यूटी बन गया जिसने हर घर जल स्कीम को फॉलो किया, कंप्लीट किया। हर घर जल स्कीम, हर घर तक पानी पहुंचाया गया। यूटी कौन सी है? दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, ये पहली यूटी बनी इंडिया की। इसके बाद आता है पोषण अभियान के बारे में। अब चूंकि हम ये पढ़ रहे थे तो पोषण अभियान क्या है हम इसको देख लेते हैं। तो पोषण अभियान में देखिए 3 चीज़ों को ध्यान दिया जाता है बेसिकली आपकी जो है। एक है स्टंटिंग यानी बच्चों में हाइट करना बढ़ना, दूसरा है वेट कम रहना, और तीसरा है माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण। तो ये 3 मेन प्रॉब्लम होती हैं। पोषण अभियान में क्या कहा गया कि ये 3 जो है ना, स्टंटिंग और लेस वेट और माल न्यूट्रिशन, बच्चों में हाइट करना बढ़ना, असमान रूप से कम वेट और कुपोषण, इनको हर साल 2% डिक्रीज करना है, 2% घटाना है। ठीक है। और पोषण अभियान में एक और चीज़ है एनीमिया के बारे में। एनीमिया जो फीमेल्स में होता है, तो एनीमिया को पर ईयर 3% डिक्रीज करना है, हर साल 3% घटाना है। तो स्टंटिंग, वेट कम और माल न्यूट्रिशन, इसको कितना घटाना है? 2%। और एनीमिया जो फीमेल में होता है उसको घटाना है 3% पर ईयर। याद रखिएगा, ये डेटा गलत नहीं होना चाहिए। और पोषण अभियान कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम। ये बने हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। कौन सी बैंक है? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक जो है उसके एमडी एंड और सीईओ बने हैं कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है इस बैंक का तूतीकोरिन में। और तूतीकोरिन चूंकि यहाँ पे आया तो तूतीकोरिन से एक और करंट का न्यूज़ यहाँ कनेक्ट होती है, वो ये है कि वीओ चिदम्बरम के नाम पे वहाँ पे एक पोर्ट का नाम रखा गया। तूतीकोरिन में एक पोर्ट का नाम वीओ चिदम्बरम पोर्ट रखा गया है। और कब इस साल रखा गया? क्योंकि ये इनकी 150 एनिवर्सरी थी, 150वीं इनकी वर्षगांठ थी उसको, तो उनके याद रखने के उपलक्ष्य में, उनके स्मृति में इसका नाम वीओ चिदम्बरम पोर्ट रखा गया। कहाँ पे? तूतीकोरिन में। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वीओ चिदम्बरम पोर्ट कहाँ पे है, तो वो कहाँ है? वो भैया तूतीकोरिन में। क्लियर है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट इनिशिएटिव की। वेस्ट इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पे पहले वेस्ट इनिशिएटिव की बात करें तो वेस्ट का मतलब हो गया, फुल फॉर्म हो गई वुमेन इन इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये वेस्ट का फुल फॉर्म है। और ये इनसे रिलेटेड जो वुमेन्स इंजीनियरिंग में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से रिलेटेड है, उनको लेके एक इनिशिएटिव आया है। ठीक है। रिलेटेड, अब उसमें भी देख लीजिए, रिलेटेड टू वुमेन विद स्टेम बैकग्राउंड, मतलब जो स्टेम बैकग्राउंड की फीमेल हैं उनसे रिलेटेड है ये। अब स्टेम का मतलब यहाँ पे क्या है? स्टेम में है एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, और ई फॉर इंजीनियरिंग, और एम फॉर मैथ। ठीक है। ये आपके स्टेम बैकग्राउंड की जो महिलाएं हैं उनसे रिलेटेड एक इनिशिएटिव है, वेस्ट इनिशिएटिव। बाकी इसमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर है यूसीआई एमटीबी एलिमिनेटर वर्ल्ड कप। तो यूसीआई एमटीबी एलिमिनेटर वर्ल्ड कप है आपका माउंटेन बाइसिकल का वर्ल्ड कप। किसका है? माउंटेन बाइसिकल का वर्ल्ड कप है। कहाँ हो रहा है? तो ये लेह लद्दाख में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? लेह लद्दाख में ये हो रहा है। ठीक। अब लेह लद्दाख की बात आई है तो ये भी जान लीजिए, लेह लद्दाख में, लेह में जो एयरपोर्ट है कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट। कौन सा है? कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट। ये इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बना है, पहला कार्बन तटस्थ हवाई अड्डा बना है। ठीक है। पहला कार्बन तटस्थ हवाई अड्डा बना है आपका कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट। ठीक है। इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कहाँ पे है? लेह में है। ठीक है। और लेह में हुई है आपकी यूसीआई एमटीबी एलिमिनेटर वर्ल्ड कप हुआ है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना।
फिर मंथन कॉन्फ्रेंस हुई, इसको मंथन कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, इसको मंथन एक्सपो भी कहते हैं, क्योंकि कॉन्फ्रेंस के साथ साथ ये एक्सपो भी था, मतलब वहाँ प्रदर्शनी भी लगी थी। कहाँ हुआ था ये मंथन कॉन्फ्रेंस? तो ये हुआ है बेंगलोर में। कहाँ हुआ है? बेंगलोर में हुआ है। और यहीं पर मंथन कॉन्फ्रेंस में ही एम परिवहन ऐप को लॉन्च किया गया। कौन सी ऐप को लॉन्च किया गया? एम परिवहन ऐप। और इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। और चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की बात चल रही है, तो ये जान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अभी हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम है ई-डार। ई-डार या दार, ये पोर्टल लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने। फिर इसके बाद लास्ट न्यूज़ है इसमें, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2021-22, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2021-22। तो ये सोशल प्रोटेक्शन, देखिए सीधी सी बात है कि विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट है, ये विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट है 2021-22 की। ये रीजनल कैंपेनियन रिपोर्ट फॉर एशिया एंड पैसिफिक, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए ये जो है एक क्षेत्रीय रिपोर्ट है। तो इसमें डेटा है, और इसको सबसे पहले इस रिपोर्ट को किसने लॉन्च किया? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। किसने? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने इसको लॉन्च किया। और इसमें कहा गया कि इंडिया में 24.4% पीपल को, कितना? 24.4% लोगों को सोशल प्रोटेक्शन मिली है। उनके पास सोशल प्रोटेक्शन है, कितने? 24.4% को। और ऐसे पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 4 कंट्रीज है जहाँ पे 100% लोगों को सोशल प्रोटेक्शन मिली हुई है, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा है 100% लोगों को। कौन से ऐसे 4 देश हैं? मंगोलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। मंगोलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया। तो इसी के साथ आपका ये करंट अफेयर का सेशन यहाँ ख़त्म होता है, सितंबर पार्ट 3 का। बहुत जल्द आपसे सितंबर पार्ट 4 में मिलेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट हमारा आपको अच्छा लगा होगा। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब कर रखा है, नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो आपका बेल आइकन नहीं प्रेस है, आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सीरीज़ आपकी लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। और एक बार अगर पूरा बर्डन में हो गया तो आप एग्ज़ाम टाइम में इसको इससे रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, आप फिर वो छोटी वीडियोज़ ढूंढेंगे। जैसे मेरी अगर हम देखें तो जिस हिसाब से मेरी वीडियोज़ चल रही हैं 30 मिनट की, तो एक महीने का करंट अफेयर मेरा 4 से 5 घंटे का बनेगा, या मैक्सिमम उसका 4 घंटे का, मतलब मिनिमम 4 घंटे के, 4 घंटे से ऊपर नहीं बनेगा। 4 घंटे के अंदर ही हमारा सारा करंट अफेयर महीने भर का कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 4 घंटे अगर आप कंटिन्यूअसली मेरी वीडियो देखते हैं तो आपका पूरे महीने का करंट अफेयर एकदम आपको याद हो जाएगा, ठीक। लेकिन जब आप इसको अभी रेगुलर नहीं देख रहे हैं, टाइम पे नहीं देख रहे हैं, एग्जाम टाइम में आप छोटी छोटी वीडियोज़ ढूंढेंगे जहाँ पे 3 घंटे में पूरे साल का करंट अफेयर हो जाएगा, 4 घंटे में पूरे साल का करंट अफेयर हो जाएगा, तो वो जाहिर सी बात है कि वो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, और उससे कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसमें से सारे क्वेश्चन आएंगे। और एक एक क्वेश्चन की क्या वैल्यू होती है आपको ये पता है, तो अभी से लग जाइए, ढीले मत पड़िए। अगर आप छोड़ देंगे एग्ज़ाम टाइम में करने के लिए, तो आपका फिर सिलेक्शन जो है वो उतना पॉसिबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी मेरे चैनल के थ्रू जो आपको नॉलेज मिल रही है, अगर वो पसंद आती है तो लाइक करते रहें और लोगों को शेयर करते रहें। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, एक बार इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, और चाहे जो है इसको आप नोट डाउन कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक